ये ना कहते तो बात ही नहीं बनती। दंतेश्वरी माई की जय। आज जगदलपुर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 घंटे आपके साथ हमारा साथ रहेगा। बस्तर पिछली बार नहीं आया था, लेकिन मैं सोच के गया था कि जब भी पहला मौका लगेगा मैं बस्तर जरूर आऊंगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितना कहूं बस्तर के बारे में थोड़ा है, लेकिन जितना कहा गया जाता है उतना दिखता नहीं। बहुत कम कुछ चीजें हैं जिसको मैं कहना चाहूंगा, और आज जरूर शो में निकल के आएगी, वो बातें जरूर आएंगी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जरूर निकल के आएगी। आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। प्लेन कब उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, पहुंचेगा यहां, नहीं पहुंचेगा, किसी को नहीं पता। सड़कें आपकी यहां तक पहुंचा दें अगर 5 घंटे में, 6 घंटे में, तो शो हो जाएगा, वरना ऊपर वाला मालिक है। ट्रेन है नहीं बस्तर में, और ये एक बड़ी समस्या है, बड़े दिनों की मांग है, और यकीन मानिए आज इस पर मोहर लगा के ही जाइएगा, बिल्कुल लगा के जाइएगा कि आ ही जाए बस। 15 में पीएम साहब जो है ना, जी खड़े होइए। हाँ जी, 15 में जो है ना, हाँ। प्रधानमंत्री जी जांगला आए थे और एमयू करके गए थे कि 2022 तक ट्रेन आ जाएगी। कहाँ गई? आएगी ट्रेन, आ गई है, चल रही है, दिख रही है। तुम्हारी नजरें देख नहीं पाए तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। शो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, मुझे मालूम है। बस देखिए, बहुत आराम से, तसल्ली के साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल इन्होंने, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, नहीं, एक मिनट चुप रहिए। आप कहेंगे तभी शो करूंगा, वरना बस्तर तक तो कोई आता नहीं नेशनल मीडिया वाला। मैं आया हूं तो इसलिए आया हूं कि यकीनन मेरे दिल में है कि मैं बस्तर जाऊं। शुक्रिया। कोई कह रहा था कि आते ही आते ये सवाल क्यों छेड़ दिया आपने रेल वाला। मैंने कहा कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। खिचड़ी से या बिरयानी से एक ही चावल निकाल के देख लेता हूं, कौन कौन कहां कहां बैठा है और किस पर मेरी नजर रहनी चाहिए। मैंने पहचान लिया कि एक इधर बैठे हैं, एक दो इधर बैठे हैं। मैंने पहचान लिया कि मुझे पूरे शो में मालूम है कि इन्हीं दोनों को कंट्रोल करना है, बाकी तो हो ही जाएगा। आप बहुत प्यारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। मेहमानों का मैं जिक्र करूंगा। संजय पांडे जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुशील मौर्य जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, थैंक यू सो मच। भवानी सिंह जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो मुझे किसी ने बताया कि आप गाना भी गाते हैं और गिटार भी बजाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आज आपसे सुनेंगे भी। और ये बाकी जो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, इनको नचा लीजिएगा। आम आदमी पार्टी बजाए, और ये बस्तर में हो सकता है वैसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत चांद साहब जो कि पार्टी से कांग्रेस से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई, थैंक यू सो मच। श्रीनिवास रेड्डी हमारे सहयोगी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो पूरा शो अरेंज किया है उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिमांशु जी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे साथ मौजूद है। और मैंने इन्हीं के सामने वादा किया था जब मैं 20-22 दिन पहले यहाँ था, लगभग 35 दिन पहले, कि मैं आऊँगा जरूर, और ये कह के गया था, लिहाजा मौजूद हूँ। शो मैं शुरू करूँगा, बातचीत का सिलसिला, कहीं से भी बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से कि INDIA बनाया आपने, लेकिन आपने चुनाव क्यों लड़ लिया? जब आपका एक ही संगठन था, सब लोग एक साथ थे, तो कांग्रेस को लड़ने देते, या फिर आप ही लड़ते, कांग्रेस चुप हो जाती? देखिए, पूरे 90 सीट में हम लोग लड़ने का घोषणा तो किए थे, और हाई पार्टी शीर्षकों से हमने बात भी किया कि अचानक यह निर्णय कैसा हुआ, और उनका जो भी निर्णय है हम उनके साथ में हैं। फिलहाल हम लोग चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो ये बड़ा जबरदस्त गठबंधन है। चुनाव हर जगह, कल समाजवादी पार्टी वाले मिले थे, वो बोले चुनाव तो लड़ना ही है। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी, क्या काम करते हैं? मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज कैसी रही मजदूरी? ठीक रहा।
ठीक रहा। कुछ कहना है आपको बस्तर के बारे में या अपने बारे में या पूरे जगदलपुर के बारे में? जी, मैं चित्रकूट विधानसभा से आता हूँ। हाँ जी। जी, ग्राम मेरा बीनता है। हाँ। और सब ठीक ठाक चल रहा है कांग्रेस की सरकार में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कांग्रेस की सरकार में। बाकी तो मुझे आप लोग बहस करेंगे, मुझे नहीं ज्यादा मतलब, लेकिन मैं एक बात बताना, चित्रकूट वो जगह है, बहुत सारे लोग दुनिया में नाइग्रा फॉल्स की बात करते हैं, ऐसा जलप्रपात पूरी दुनिया में मशहूर, कनाडा और अमेरिका के बाउंड्रीज पर, लेकिन एक बार चित्रकूट का मजा जरूर आके लीजिएगा। आप नाइग्रा फॉल्स भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत जगह है चित्रकूट। और मुझसे कहा किसी ने कि ये तो बताइएगा लेकिन एक चीज और भी है। मैंने कहा क्या? बोले ये जो बस्तर है उसमें से जगदलपुर जो है खास तौर से वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यहां से 12 सीटें हैं और पूरी सत्ता की कुंजी यही बस्तर से निकलती है। जिसके पास बस्तर उसके पास छत्तीसगढ़। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा कहते हैं ये कुंजी है, सत्ता की कुंजी। मैं कांग्रेस की तरफ अब मुखातिब होता हूं। आपने कहा, नारा दिया, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। मैं इस पर रिएक्शन आपसे लूंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी। देखिए, भरोसा बरकरार नहीं, भरोसा बंटाधार। जिस प्रकार से 5 साल में इन्होंने जो काम किया है, अराजकता, निरंकुशता, वादा खिलाफी, झूठ, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से 5 साल की रेवड़ी इन्होंने भरमाया है पूरे पब्लिक में, पूरी जनता नाराज है। इसलिए जनता कह रही है कि अब इन्होंने नारा दिया 75 पार, जनता कह रही है इनका बंटाधार। बंटाधार रिएक्शन कांग्रेस का। मैं आ गया जी। देखिए, हमारी सरकार ने 36 वादे किए थे जिसमें 32 वादों को पूरा किया है। 4 रह गए। अभी हम लोग पूरा करेंगे। जो हमारे वादे से अलग, हमने राजीव गांधी मितान के माध्यम से युवाओं को सशक्त करने के लिए 1 लाख रुपया दिए, आत्मानंद स्कूल खोला। इन तमाम जो सुविधाओं से हमने हर वर्ग को लाभ दिया। आम जनता कह रही है अब की बार कांग्रेस 75 पार। अब की बार कांग्रेस 75 पार। संजय पांडे जी बोल रहे हैं कि हम रेवड़ी बांटते हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है, हम रेवड़ी किसानों को बांटे। कोई भी मुख्यमंत्री 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया होगा जो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। सवाल है, मुझे मालूम है, आप ही के पास आना है, मुझे बिल्कुल मालूम। क्या इधर नाराज काहे होते हैं आप? अरे सुनिए मेरी बात। क्या नाम आपका? प्रेम यादव। पिताजी ने नाम रखा प्रेम, और नाराज क्यों होते हैं इतना? बता रहा हूँ। हाँ। ये कौन सा कर्जा है कि दोबारा फिर से घोषणा कर रहे हैं कि कर्जा माफ होगा? ये अभी तक कर्जा ही माफ नहीं हुआ है। अरे बोल रहे कर्जा माफ हो गया, कहाँ हुआ है कर्जा माफ? ये फिर से क्यों घोषणा करना पड़ा है? अगर हमारी सरकार आएगी नहीं, तुम्हारी सरकार, तो अगर मगर क्यों लिखते हो? कैसे पता आपको कि नहीं आएगी? जब झूठ बोल बोल के वो 5 साल निकाल दिए, किसी का कोई काम नहीं किए। मैं पूछता हूँ कांग्रेसियों से, रमन सिंह के सरकार में गरीबों का जो तीर्थ यात्रा था क्यों बंद की? गजब है भाई, पता ही नहीं था कि 1-2 और हैं। अरे किसे खोज रहे, 1-2 लोग और हैं क्या? बहुत अच्छी बात है आपको। हाँ जी, कह रहे हैं बीन बजाइए और निकलेंगे। नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बढ़िया चुनाव लड़िए, खूब बढ़िया चुनाव लड़िए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विपिन कुमार तिवारी है और पूर्व में मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन से संभाग अध्यक्ष पद पे दायित्व पे रहा हूं। तो चुनाव लड़ने कहां से मूड आ गया? क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने हमको अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने का वादा करके धोखा दिया है। धोखेबाज सरकार है। गजब का मौसम है, गजब का मौसम है। पहले कोई किसी को धोखा देता था तो पता नहीं क्या होता था, लेकिन आजकल का मौसम यह है पचौरी साहब कि कोई किसी को धोखा दे तो चुनाव लड़ जाता है। गजब तिवारी जी, बहुत बढ़िया, डटे रहिएगा। कितने वोट मिलेंगे? एक बार और कहना है। बिल्कुल आप, अरे 1 घंटा में रहना, वो आप ही बोलिएगा। जो कि सरकार जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि विधानसभा जगदलपुर या बस्तर में उन्होंने कितने काम किए। आप ही ने कहा कि अगर फ्लाइट ना उड़े
तो बड़ा टेंशन हो जाता है। ट्रेन पहुंचती नहीं है, सड़कें गड्ढों से भरे हुए हैं। जब मीडिया के, नेशनल मीडिया को यहां आने के लिए इतना सोचना पड़ता है, तो आप सोच लीजिए कि 70 सालों में कांग्रेस और भाजपा का विकास यहां उतरा कितना है। कितना हुआ है ये अपनी एक मिनट मैं आ रहा एक मिनट। अरे आराम से आगे बोलना जी। क्या नाम है? सतीश वाजपेयी मेरा नाम है। सतीश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान? एक मिनट भैया, किसान हैं तो इस बार तो बड़े नारे, बड़े वायदे हुए हैं आपके। और मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड, रमन सिंह ने गरीबों के लिए 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल किया। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने क्या किया? अच्छा, अरे बाप रे बाप, जिधर ऐसे में ऐसे घूमता है, यहाँ भी खड़े हो जाते हैं। मैं जरूर अरे प्रवक्ता मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल सुना है, वो जवाब। अच्छा ठीक। बाबूजी नमस्ते, कैसे आना हुआ? मैं आपको देखने आया हूँ। बहुत पूरी दुनिया बस्तर देखने आती है। आओ बस्तर में। बहुत पहले तो आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ जी। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास नत्थानी है। पुरुषोत्तम दास नत्थानी है। कितने बरस पहले बस्तर में आए होंगे? 75 साल। 75 साल पहले नत्थानी साहब यहाँ आए। नत्थानी बस्तर के बारे में एक चीज और, नत्थानी साहब आ रहा हूं, बस्तर के बारे में एक चीज और मशहूर है, यहां जो एक बार आ गया दोबारा यहां से गया नहीं। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है साहब? उत्तम वर्मा। उत्तम वर्मा जी। उत्तम वर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ। सॉरी, व्यापार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ, जिसको बोलना है तो हाथ उठाएगा ना। व्यापार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है व्यापार? बढ़िया। और घर परिवार में सब? बहुत अच्छा सर। सब बहुत ऐसे आनंद रहे। एक बात कहना चाहूंगा। जरूर कहिए। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारग। अंदर आइए। वर्मा जी, गाना भी शौक है? जैसे अपने आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता आज तो गाएंगे जरूर, और हम सारे लोग सुनेंगे उन्हें। हम गाएंगे भी, नचाएंगे भी। नचाएंगे भी? अच्छा, तो कौन सा गाना गुनगुना रहे थे? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा है नेता जब जब वादा करते हैं तब तब आते हैं। नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। बहुत अच्छा है, और यही सब कुल मिला के खेले। बाबूजी नमस्ते। हाँ जी, मैं बात कर लूंगा, सारी घाटी से लेके और सारे जितने पहाड़ हैं सब बात हो जाएगी। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। मैं ये चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले किसानों के संबंध में खाली बोरा मांग किया गया, धान को दिए खाली बोरा, बोले इसका पैसा आपको बाद में मिल जाएगा। आज तक क्यों पैसा नहीं मिला? काहे का? धान बोरे का, खाली बोरे का पैसा नहीं मिला। गजब है। और बताता, 15 रुपए एक बोरा का कीमत का था, हमने 30 रुपए नहीं मिला के दिया है। कि सब किसान डूब गए बोरा के चक्कर में। डूब गए बोरा। मैं तो सोच रहा था कि लोग अनाज फसल का चक्कर, यहाँ आके बस्तर में पता चला बोरा के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाता है। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बराबर सुन रहा हूँ यहाँ पे मुद्दों की बात को लेकर के। बस्तर की बात करें, बस्तरवाद की बात करें। आज बस्तर का स्वास्थ्य सुविधा वेल्टिनेटर पे है। मैं बहुत देर से आपका माइक का वेट कर रहा था सर। पूरे 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, और 23 साल की उम्र में भाजपा कांग्रेस दोनों ने छत्तीसगढ़ जगदलपुर में राज किया। आज भी जगदलपुर का डिमरापाल अस्पताल 450 करोड़ का अस्पताल रिफर सेंटर है, ना टेस्ट है ना दवाई है। मुद्दे की बात करें, गांव में लोगों के पास पानी नहीं है। एक चिंगपाल और एक मालीपदर का गांव है, 23 साल से आज तक वहां की महिला कुआं में पानी भर रही है। कोलेंग जैसा एक क्षेत्र है, कोलेंग, चांदामेटा, मुंडागढ़ और कांदानार एक गांव है। कांदानार पंचायत में सड़क पहुंच मार्ग नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचता है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। मुद्दा ये है, मुद्दा गोबर, मुद्दा भ्रष्टाचार, मुद्दा धान, ये नहीं है। ये तो करना ही है, सरकार का दायित्व है, करना पड़ेगा। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार लोगों को मूलभूत सुविधा में तो बात करिए।
आज यहाँ किसी को भी आप पूछ लीजिए डिमरापाल अस्पताल में टेस्ट और इलाज होता है कि नहीं सर, मैं चुनौती दे रहा हूं। और इन्हीं 5 सवालों का जवाब मैं भाजपा कांग्रेस से मांग रहा हूं और आपके खुले मन से बता रहा हूं मैं, और इन्हों को मैं बोला भी, अगर इसका जवाब हमको दे देंगे तो आम आदमी पार्टी जगदलपुर नरेंद्र भवानी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सवाल है, और अगर ये सवाल का जवाब दे देंगे तो भवानी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे आम आदमी पार्टी को। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? जी महेंद्र कर्मावाड़ से हूँ मैं। जी यही जगदलपुर से। जी जगदलपुर। क्या नाम है आपका? किरण नाग। किरण नाग जी। किरण जी कोई सवाल है क्या आपका? हाँ जी पूछिए। जी दोनों पार्टी चोर है। एक पार्टी ने दारू की चोरी की, एक पार्टी ने चावल की चोरी की। नल दिलाएंगे हर घर में, कहा नल तो दिलाए लेकिन घर नल से पानी ही नहीं आती है। नल से पानी ही नहीं आती? अच्छा एक बात बताए, पड़ता है पैसा, बिल जरूर पड़ता है नल का। अच्छा तो फिर बताइए, अगर दोनों पार्टी ऐसी हैं तो फिर तीसरी पार्टी कौन सी है आपकी? हमारा पार्टी नवनी चांद जी। बड़े देर से आप बेचैन थे। वादा वाला गाना चला। वादा वाला गाना चला? में मेरे को याद आया। हाँ। मैं आज भी बैंक गया था। बैंक गए थे? हाँ। भाई बहन जी, या तो आप मेरा शो नहीं जानती या मुझे नहीं जानती, बैठिए ना, अच्छी लग रही है आप। और अगर मन थोड़ा सा भी इच्छा हो तो अंदर आइए, आइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं और नहीं तो बैठिए आराम से, फिर मैं आऊंगा दोबारा। हाँ अरे बड़ी बेचैन है यार। अभी मैं बैंक गया था। कहाँ गए थे? बैंक गया था। कहाँ गए थे? मैं स्टेट बैंक गया था। हाँ। मेरा जेब में अभी भी पासबुक रखा हुआ है। दिखाओ दिखाओ, बैंक स्टेट में दिखाओ। एक बार मुझे याद नहीं है, मैं आ रहा हूं। एक बार मुझे याद नहीं मैं कहां शो कर रहा था, बोला साहब अगर ये नहीं हुआ ना तो अभी जान दे दूंगा। मैंने कहा जान दे दो पहले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेता जो बोले सच। पासबुक रखा है जेब में, दिख रहा है यहां से। हाँ मेरा सवाल ये है सर, मैं बीजेपी वाले बोलना चाहता हूँ मोदी जी से कि अभी भी सीधा सवाल मोदी जी में 15 लाख रुपए आए नहीं है। वो 15 लाख रुपए कब आएगा? क्योंकि मेरा अभी दीपावली 11-12 तारीख को है और बहुत सारे शॉपिंग करना है, तो 15 लाख रुपए का मैं इंतजार में। अच्छा तो बैंक पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, केंद्र से, मोदी सरकार कि 15 लाख रुपया कब आएगा? वादा किया था ना। हाँ। तो अभी तक 15 पैसा नहीं आया। अच्छा तो बैंक काहे गए थे? स्टेट बैंक में गए था। काहे के लिए? मेरा इसलिए कि मैं अपने खाता अंदर आओ अंदर। क्या नाम है आपका? कौशल नागवंशी। कौशल नागवंशी। कौशल नागवंशी। 3 बार पूछते, नाराज ना होइए। नहीं कौशल नागवंशी। बहुत अच्छा। मैं यहाँ रुकिए। नागवंशी जी बैंक काहे गए थे? नहीं बैंक में इसलिए गया था पता करने की वास्तविक में बैंक वाले को तो मालूम होगा कि आपका प्रधानमंत्री ने खाते में 15 लाख रुपए तो डाला होगा। तो मैं ये बोला कि हमारे एक मिनट रुकिए ना, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिएगा। नागवंशी जी बैंक काहे गए थे? मेरे में नहीं आया होगा लेकिन हमारे भारत के नागरिकों के लिए तो आया होगा ना। अरे नागवंशी बोलिए। वही यही पूरा हिंदुस्तान घूम आया मैं। लगभग ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं जाता नहीं हूं, हर जगह जाता हूं। लेकिन नागवंशी मैं तो पूरे भारत के देख भारतीय है। रुकिए, बैंक क्यों गए थे? अरे मैं तो भारत के जितने नागरिक है ना उसको पता करने गया था। क्या मेरे खाते में आता मत है? कौन सा? क्या कितना पैसा? 15 लाख रुपया। ये सवाल मैं अक्सर इलेक्शंस में सुनता हूं, पहली बार नहीं। आपका बहुत सम्मान करता हूं नागवंशी जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर बीजेपी से। जी
देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को हमेशा झूठ बोलने का, ठगने काम किया है। इस बस्तर के नगरनार जो प्लांट है उसको निजीकरण की बात झूठी बोलते हैं और उसको टेंडर की प्रक्रिया में डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरियां? पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर वाला हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है जी। हिमांशु जी, भाई आ रहा मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। हिमांशु जी साहित्यकार हैं और साहित्यकार जो होता है वो अपनी विधा का माहिर आदमी होता है, वो ढूंढता रहता है तत्व। हिमांशु जी बिल्कुल बोर मत होइएगा, चुनाव का मौसम है जी। आप दोनों को मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं नमस्ते करता हूं आप दोनों को। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत। कहां से आना हुआ? यहीं जगदलपुर से, बहुत देर से देख रहा जी। हिमांशु जी मैं आपके पास आऊंगा। अरे नागवंशी चुप रहिए जी, बोलिए। देखिए, आलू से सोना बनाने वाली जो विधि इनके गुरु ने इनको कौन सी विधि? आलू से सोना, उससे वो 15 लाख वसूल लें। जहां तक बात झूठे अराजकता का, बेरोजगारी का जो बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात इनकी सरकार ने की थी। वो 10 लाख लोग पूछ रहे हैं कहां है हमारा बेरोजगारी भत्ता। स्थानीय भर्ती की बात ये लोग कह के सत्ता में आए थे। 4440 पद निकलता है बस्तर संभाग में, मात्र 245 स्थानीय लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाता है। वो 4440 लोग पूछ रहे हैं कहाँ है स्थानीय भर्ती, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में स्थानीय भर्ती के नियम से नियम बनाए गए थे। सत्ता में आते ही 2020 में बंद कर दिया। आउटसोर्सिंग बोलकर सत्ता में आए थे। सारे बाहर से लोगों को लाकर ड्राइवर से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ड्राइवर का रेट 2 लाख और डिप्टी कलेक्टर का रेट 1.5 करोड़ रुपए पीएससी में फिक्स करके रखा हुआ। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। राइट, ठीक, हाईकोर्ट का आदेश। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। अभी मॉडल बताया जा रहा था स्वामी आत्मानंद स्कूल। मैं इनको बताना चाहता हूं एड्रेस के साथ, जगदलपुर के विधानसभा के अंदर में दरभा ब्लॉक का चिंगपाल में इन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है। इनसे पूछिए कि पिछले 3-4 महीने से वहां चपरासी 3 महीने से वहां पर बच्चों का हस्ताक्षर लेकर उनका अटेंडेंस ले रहा है, टीचर नहीं है। ये किस स्वामी आत्मानंद की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील प्लांट की। एनएमडीसी स्टील प्लांट को 2013 में निजीकरण की तरफ ले गए। एकमात्र राज्य सरकार को के हक में वहां की जमीन रखी गई थी। इस बिना कैबिनेट को अप्रूवल लिए कांग्रेस की सरकार ने मात्र 33 करोड़ रुपए में उसे एनएमडीसी को ट्रांसफर कर दिया और आज उसे निजीकरण की तरफ खुला कर दिया है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह कह रही है कि निजीकरण नहीं होगा, पर दोनों सरकारों ने मिलकर एनएमडीसी स्टील प्लांट को उस मुआयने में खड़ा कर दिया है जहां बस्तर के युवा बेरोजगार होने के बाद भी रोजगार की तलाश में। बात करते हैं विकास की। नगरनार स्टील प्लांट जहां पर है वहां से 2 किलोमीटर का दायरा आप देखिए, एक जगह भी विकास का कोई चिड़िया आपको नहीं दिखाई देगा। डीएमएफटी के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला है जिसे ईडी ने अभी जांच के रूप में लिया हुआ है। यह बताएं कि विकास कहां पर है, विकास की चिड़िया उड़ कहां रही है। ये जगह जो है ना, मुझे बताया गया कि यहां पे वो जो हमारे लखनऊ में तो उसको बताशा कहते हैं, यहां गुपचुप कहते हैं। बड़ा मशहूर गुपचुप है, लेकिन मैं गुपचुप तो कोई बात नहीं हो सकती, खुले में बात होगी, मैदान में बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं आगे थोड़ा बुलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जब पता चला आपकी आर्ट का, आपकी कला का, मतलब प्रश्न में नहीं, वो प्रश्न का तो देखिए इस समय जनता के दिमाग में सारे प्रश्न उठता रहे। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस वक्त में आपको कोई गाना गाना है या कोई गाना याद आता है तो वो क्या होगा? अरे सर, डिफिकल्ट हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गा लेता हूँ मैं। फिर ले आया गाऊंगा, फिर ले आया। हाँ तो बगाइए। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ? नहीं, तैयारी नहीं है, लिरिक्स देख रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। भाई एक मेजर कोड दे देना प्लीज। मेजर कोड देता हूँ भाई, क्या बात है। ताली बजाइए जरा इनके लिए। फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए, ओ रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। गजब है भाई, यहाँ के बस्तर में आके प्रत्याशी भी गाने लगते हैं। पब्लिक तो सब जानती है, बिल्कुल पब्लिक जानती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होऊंगा आपके बीच में।
झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब त्योहारों की तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल की धरती को खून से लाल कर दिया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और शवों के ढेर नजर आए थे। और इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमास के लड़ाकों ने बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के बाद से ही इजराइल हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए उन हमलों में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास नहीं बल्कि हिजबुल्ला इजराइल में कत्लेआम मचाने की तैयारी में, और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग तक कर ली है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इजराइल में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास की ही तरह हिजबुल्ला भी अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्ला ने पूरा प्लान भी बना रखा है। हिजबुल्ला के लड़ाके कैसे इजराइल में घुसेंगे, इजराइल के किस हिस्से को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा और कैसे इजराइल की सेना को चकमा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मतलब 7 नवंबर को हमास की तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर ली है। और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। हालांकि वो रह रहकर लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 7 नवंबर को इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर हिजबुल्ला ने बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पिछले 1 महीने से गाजा पट्टी को घेरकर इजराइल की सेना हमास का खात्मा करने में जुटी। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी इजराइल को मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इजराइल की ताकतवर सेना के आगे हमास न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। एक रोज पहले ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने पश्चिम एशिया के देश कतर से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि जंग में उसके लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के मुट्ठीभर लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल की हाईटेक सेना के पसीने छूट रहे हैं। जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ तक कि इजराइल अपना जमीनी अभियान भी शुरू कर चुका है। हमास नहीं बल्कि हिजबुल्ला इजराइल में कत्लेआम मचाने की तैयारी में, और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग तक कर ली है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इजराइल में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास की ही तरह हिजबुल्ला भी अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्ला ने पूरा प्लान भी बना रखा है। हिजबुल्ला के लड़ाके कैसे इजराइल में घुसेंगे, इजराइल के किस हिस्से को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा और कैसे इजराइल की सेना को चकमा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मतलब 7 नवंबर को हमास की तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर ली है। और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। हालांकि वो रह रहकर लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 7 नवंबर को इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर हिजबुल्ला ने बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पिछले 1 महीने से गाजा पट्टी को घेरकर इजराइल की सेना हमास का खात्मा करने में जुटी। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी इजराइल को मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इजराइल की ताकतवर सेना के आगे हमास न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। एक रोज पहले ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने पश्चिम एशिया के देश कतर से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया
कि जंग में उसके लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के मुट्ठीभर लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल की हाईटेक सेना के पसीने छूट रहे हैं। जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ तक कि इजराइल अपना जमीनी अभियान भी शुरू कर चुका है। हमास ने गाजा शहर में घायलों को ले जा रही कई एम्बुलेंस को निशाना बनाने का बड़ा दावा कर दिया। आरोप है कि वहाँ इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस पर हमले कर दिए। जो हमलों में घायल हुए लोगों को लेकर अल शिफा अस्पताल जा रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बमबारी में कई एम्बुलेंस तबाह हो गई और उसमें मौजूद कई घायलों की मौत हो गई। हमास की ओर से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। हालांकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोप के बाद इजराइल की सेना ने जांच की बात कह दी। पहली बार दुनिया के सामने आए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को जिहाद बता दिया। टेलीविजन के जरिए सामने आए हसन नसरल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उस हमले के पीछे ईरान नहीं था, बल्कि 7 अक्टूबर को किए गए हमले के पीछे पूरी तरह से हमास ही था। हालांकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से ईरान को अलग करते हुए भी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास की पीठ थपथपाई और उस हमले को हमास का जिहाद बता दिया। इसके साथ ही नसरल्लाह ने हमास के हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया। उसके मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना लगातार जुल्म ढाती रही है। इजराइल की जेलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंद हैं, जिन पर अत्याचार किए जाते हैं। और हसन नसरल्लाह ने दावा किया कि इजराइल के कई साल से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। और तो और हसन नसरल्लाह ने अमेरिका से हथियार लेने पर इजराइल की सेना का जमकर मजाक भी उड़ाया। उसने दावा किया कि इजराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत ही नहीं है और वो जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इजराइल का क्या होगा। जंग शुरू होने के बाद पहली बार सामने आए हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह ने इजराइल की ताकतवर सेना का मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि हमास के साथ चल रही जंग ने इजरायली सेना की पोल खोल दी, क्योंकि हमास जैसे संगठन से निपटने में ही उसे अमेरिका से हथियार लेने पड़ रहे हैं। मतलब इजराइल की सेना के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमास और हिजबुल्लाह का सामना एक साथ कर सके। और नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इजराइल को कोई नहीं बचा सकता, उसका दोस्त अमेरिका भी नहीं। मतलब नसरल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को ललकार दिया। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया कि उसका संगठन अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई जारी रखेगा, जिसका मतलब है कि इजराइल की परेशानी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने दो टूक कह दिया कि वो उन सभी मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखेगा जिन पर इजराइल के साथ मतभेद है। नसरल्लाह ने इजराइल को सलाह दी कि वो इस बात पर विचार करे कि आखिर हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर इतना बड़ा हमला क्यों किया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने आरोप लगाया कि इजराइल की जेलों में बंद कैदियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। इनके अलावा इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में भी फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं की। यही नहीं, उसने जिस तरह गाजा पट्टी को पूरी तरह घेर रखा है उससे हमास का खून खौल उठा और इसीलिए उसने इजराइल पर हमला किया। नसरल्लाह ने पूरी दुनिया से फिलिस्तीन के हालात पर चुप्पी तोड़ने की अपील भी की, लेकिन नसरल्लाह की इन धमकियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बुरी तरह भड़का दिया। हसन नसरल्लाह का बयान सामने आते ही नेतन्याहू ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और हिजबुल्लाह के चीफ को दो टूक कह दिया कि वो इजराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छिड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। पिछले कई दिन से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। हालांकि वो हिजबुल्लाह से जंग का ऐलान करने से लगातार बचते रहे, लेकिन जैसे ही हसन नसरल्लाह ने यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया, नेतन्याहू ने टाल ठोक दी कि हिजबुल्लाह इजराइल के धैर्य की परीक्षा ना ले, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने बड़ी रैली की और हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को कड़ी चुनौती दी। इसके साथ ही हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करने का बड़ा आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के चीफ ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को फिलिस्तीन को आजाद करवाने वाला युद्ध बता दिया। हसन नसरल्लाह के मुताबिक जंग के अलावा हमास के पास कोई विकल्प नहीं था,
क्योंकि इजराइल लंबे वक्त से फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म ढा रहा है। हसन नसरल्लाह ने रैली के समय अमेरिका का भी जिक्र किया और उसे भी चेतावनी दे दी। वहीं हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए रैली में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेरूत के अलावा लेबनान के दूसरे शहर में भी लोगों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में उसका झंडा लेकर नारेबाजी की। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का भाषण देखने के लिए इराक की राजधानी बगदाद में लोगों की भीड़ लग गई। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है और इस बीच उसने अपने भाषण के जरिए एक बार फिर इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के घातक हमलों के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने पहली बार अपने समर्थकों को संबोधित किया, जिसे दूसरे देशों में हिजबुल्लाह के समर्थकों ने टीवी के जरिए देखा। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस बीच वहाँ लोग हाथों में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का झंडा लेकर उसका समर्थन करते नजर आए। इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों के साथ आर पार की जंग में उतर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना कई बार गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमले कर चुकी है और 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक-एक लड़ाके को चुन चुन कर मार रही है। 7 अक्टूबर इजराइल के हेलो मोटो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। अगले 5 साल तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री राशन। मध्य प्रदेश के रतलाम और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने रैली में किया ये बड़ा ऐलान। भूकंप से नेपाल में बड़ी तबाही, अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। जाजरकोट और रुकुम में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान। भूकंप प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचे नेपाल के पीएम। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला, 3 लड़ाकू विमान को नुकसान की खबर। आतंकी संगठन तहरीके जिहाद ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी सेना का जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी मार गिराने का दावा। गठबंधन में है अनुबंध, आपस में ही तकरार है, इसलिए दिल सबका एक बार फिर कहने को बेकरार है। नमो सरकार है, नमो सरकार है। भारत की महिमा देखी है जग ने, सबसे अलग है सबसे निराली। शाह जी बोले राहुल बाबा 3 मनेंगी अब के दिवाली। आंखें मल लीजिए, होश थाम लीजिए और अब ये सुनिए। ऐसे फोटोग्राफ्स है वहाँ के जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां है। फोटो है परी का, बिल्कुल। तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है सर, क्योंकि हमने भी महसूस किया। 5 साल की तलाश, सैकड़ों लोगों से पूछताछ और रिसर्च के बाद मिल गया उनका पता। खोखले दावे नहीं बल्कि सबूत के साथ देखिए, मिल गया परिलोक, आधी हकीकत आधा फसाना। से काले दिन के तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल की धरती को खून से लाल कर दिया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और शवों के ढेर नजर आए थे। और इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमास के लड़ाकों ने बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के बाद से ही इजराइल हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए उन हमलों में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह इजराइल में कत्लेआम मचाने की तैयारी में, और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग तक कर ली है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इजराइल में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास की ही तरह हिजबुल्लाह भी अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक
इसराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने पूरा प्लान भी बना रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे इसराइल में घुसेंगे, इसराइल के किस हिस्से को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा और कैसे इसराइल की सेना को चकमा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मतलब 7 नवंबर को हमास की तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर ली है। और दावा ये किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। हालांकि वो रह रहकर लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 7 नवंबर को इसराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पिछले 1 महीने से गाजा पट्टी को घेरकर इसराइल की सेना हमास का खात्मा करने में जुटी। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी इसराइल को मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इसराइल की ताकतवर सेना के आगे हमास न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि इसराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। एक रोज पहले ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने पश्चिम एशिया के देश कतर से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि जंग में उसके लड़ाके इसराइल के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के मुट्ठीभर लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल की हाईटेक सेना के पसीने छूट रहे हैं। जबकि इसराइल ने गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ तक कि इसराइल अपना जमीनी अभियान भी शुरू कर चुका है। हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह इसराइल में कत्लेआम मचाने की तैयारी में, और दावा किया जा रहा है कि इसराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग तक कर ली है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इसराइल में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास की ही तरह हिजबुल्लाह भी अपनी पूरी ताकत के साथ इसराइल पर धावा बोल सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इसराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने पूरा प्लान भी बना रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे इसराइल में घुसेंगे, इसराइल के किस हिस्से को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा और कैसे इसराइल की सेना को चकमा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मतलब 7 नवंबर को हमास की तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर ली है। और दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। हालांकि वो रह रहकर लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 7 नवंबर को इसराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पिछले 1 महीने से गाजा पट्टी को घेरकर इसराइल की सेना हमास का खात्मा करने में जुटी। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी इसराइल को मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इसराइल की ताकतवर सेना के आगे हमास न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि इसराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। एक रोज पहले ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने पश्चिम एशिया के देश कतर से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि जंग में उसके लड़ाके इसराइल के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के मुट्ठीभर लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल की हाईटेक सेना के पसीने छूट रहे हैं। जबकि इसराइल ने गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ तक कि इसराइल अपना जमीनी अभियान भी शुरू कर चुका है। हमास ने गाजा शहर में घायलों को ले जा रही कई एम्बुलेंस को निशाना बनाने का बड़ा दावा कर दिया। आरोप है कि वहाँ इसराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस पर हमले कर दिए। जो हमलों में घायल हुए लोगों को लेकर अल शिफा अस्पताल जा रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बमबारी में कई एम्बुलेंस तबाह हो गई और उसमें मौजूद कई घायलों की मौत हो गई। हमास की ओर से दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ और लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया। हालांकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोप के बाद इजराइल की सेना ने जांच की बात कह दी। पहली बार दुनिया के सामने आए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को जिहाद बता दिया। टेलीविजन के जरिए सामने आए हसन नसरल्लाह ने यह भी साफ कर दिया कि उस हमले के पीछे ईरान नहीं था, बल्कि 7 अक्टूबर को किए गए हमले के पीछे पूरी तरह से हमास ही था। हालांकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से ईरान को अलग करते हुए भी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने हमास की पीठ थपथपाई और उस हमले को हमास का जिहाद बता दिया। इसके साथ ही नसरल्लाह ने हमास के हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया। उसके मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना लगातार जुल्म ढाती रही है।
इसराइल की जेलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंद हैं, जिन पर अत्याचार किए जाते हैं। और हसन नसरल्लाह ने दावा किया कि इसराइल के कई साल से किए जा रहे ऐसे ही जुल्मों ने हमास को 7 अक्टूबर जैसा हमला करने पर मजबूर कर दिया। और तो और हसन नसरल्लाह ने अमेरिका से हथियार लेने पर इसराइल की सेना का जमकर मजाक भी उड़ाया। उसने दावा किया कि इसराइल की सेना के पास हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ निपटने की ताकत ही नहीं है और वो जंग में बुरी तरह डरा हुआ है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग में उतरा तो इसराइल का क्या होगा। जंग शुरू होने के बाद पहली बार सामने आए हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह ने इसराइल की ताकतवर सेना का मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि हमास के साथ चल रही जंग ने इजरायली सेना की पोल खोल दी, क्योंकि हमास जैसे संगठन से निपटने में ही उसे अमेरिका से हथियार लेने पड़ रहे हैं। मतलब इजराइल की सेना के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमास और हिजबुल्लाह का सामना एक साथ कर सके। और नसरल्लाह ने यह भी दावा किया कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में उतरा तो इसराइल को कोई नहीं बचा सकता, उसका दोस्त अमेरिका भी नहीं। मतलब नसरल्लाह ने सीधे सीधे इसराइल और अमेरिका को ललकार दिया। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि इसराइल और हमास के बीच छिड़ी ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया कि उसका संगठन अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई जारी रखेगा, जिसका मतलब है कि इसराइल की परेशानी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने दो टूक कह दिया कि वो उन सभी मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखेगा जिन पर इसराइल के साथ मतभेद है। नसरल्लाह ने इसराइल को सलाह दी कि वो इस बात पर विचार करे कि आखिर हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर इतना बड़ा हमला क्यों किया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने आरोप लगाया कि इसराइल की जेलों में बंद कैदियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। इनके अलावा इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में भी फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने में कोई कमी नहीं की। यही नहीं, उसने जिस तरह गाजा पट्टी को पूरी तरह घेर रखा है उससे हमास का खून खौल उठा और इसीलिए उसने इसराइल पर हमला किया। नसरल्लाह ने पूरी दुनिया से फिलिस्तीन के हालात पर चुप्पी तोड़ने की अपील भी की, लेकिन नसरल्लाह की इन धमकियों ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बुरी तरह भड़का दिया। हसन नसरल्लाह का बयान सामने आते ही नेतन्याहू ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और हिजबुल्लाह के चीफ को दो टूक कह दिया कि वो इसराइल को मिटाने के सपने देखना छोड़ दे। हसन नसरल्लाह को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इसराइल की उत्तरी सीमा पर अगर हिजबुल्लाह ने जंग छिड़ने की गलती की तो उसका सफाया हो जाएगा। पिछले कई दिन से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। हालांकि वो हिजबुल्लाह से जंग का ऐलान करने से लगातार बचते रहे, लेकिन जैसे ही हसन नसरल्लाह ने यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया, नेतन्याहू ने टाल ठोक दी कि हिजबुल्लाह इसराइल के धैर्य की परीक्षा ना ले, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने बड़ी रैली की और हमास का समर्थन करते हुए इसराइल को कड़ी चुनौती दी। इसके साथ ही हसन नसरल्लाह ने इसराइल पर फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करने का बड़ा आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के चीफ ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को जय। बहुत बहुत शुक्रिया दंतेश्वरी माँ की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तमाम सारी जनता जो आज मौजूद है, बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि ये शो देखने चलना चाहिए और अच्छी बात है। और मुझे भी एक अपने से शिकायत है कि चुनाव ही क्यों, सिर्फ चुनाव से पहले भी लगातार आए और बार बार आए और आपसे मिलने का मौका लगे तो बहुत अच्छा हो। ये अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय में मैं आऊं और चुनाव के समय में बात करके चला जाऊं, तो बात बनती नहीं है। नमस्ते भैया, कहां से आना हुआ? जगदलपुर से। क्या नाम आपका? उत्तम सिंह जी। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। अच्छा, अब मजदूर यहां पे मिले मुझे, मैंने एक दो लोगों ने कहा कि मैं मजदूर। अच्छा, तो काम क्या करते हैं मजदूरी में? मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? पैदाइश जगदलपुर की है जी। पिताजी क्या करते थे? फॉरेस्ट में थे। ये बात सच है कि बस्तर में लोग लकड़ी के, पूरे देश से लोग लकड़ी के व्यापार के यहाँ पे आए और लकड़ी के धंधे को लेकर यहाँ आए और जम गए। फिर जो आया एक बार, वो गया यहाँ से नहीं। ये पता नहीं क्या है इसके पानी की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मेरे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। अगर मजदूर ना आए तो बात बनती नहीं है। कुछ कहना है आपको? क्या कहना है? यहाँ जीत तो लेते हैं लोग, है ना, काम नहीं हो पाती सर।
जगदलपुर जरूर है, लेकिन ये धूलपुर है सर। लगाई आग ना मजदूर ने। अंदर आओ। नहीं नहीं, देखो फिर मैं आऊंगा नहीं दोबारा। तुम आओगे तभी मैं आऊंगा दोबारा। आओ। इतना सच्चा प्रश्न पूछने वाला, इतना सच्चा प्रश्न पूछने वाला कहां मिलेगा? आओ अंदर। और मुझे तो देख के आपको बहुत खुशी हो रही है कि जगदलपुर में एक मजदूर से मुलाकात कर रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। तो आपने क्या पता, इधर आ गया ये, आपने कहा कि लोग जीत तो जाते हैं जगदलपुर से, जी सर, लेकिन जगदलपुर नहीं धूलपुर है। धूलपुर हो जाता है सर। अभी किसी भी रोड में चल दीजिए सर, पूरा धूल ही उड़ रहा है सर। तो निर्माण कार्य चल रहा होगा? जी नहीं सर, हाँ, धूल ही उड़ रहा है सर। धूल उड़ रहा है? जी जी, किसी भी रोड में चल दीजिए सर। किसी कार्य चल रहा होगा? नहीं चल रहा है सर, कोई कार्य चल ही नहीं रहा। अगर किसी गाड़ी के पीछे आप लग जाएंगे सर, पूरा शरीर में पूरा धूल हो जाता है, आंख खराब हो जाएगी सर। अच्छा, क्या हुआ भैया? रोड से नहीं जा रहे, इसीलिए काला हो गए भैया। ना 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 ना, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या नाम तुम्हारा? राजा मौर्य। राजा मौर्य। दोनों कौन है कि दर लगा दूंगा तुम्हारे। इधर से उखाड़ के उधर। तुम्हें रंग दिखता है, सवाल नहीं दिखता है। अरे मजदूर है तो मजदूर का तो रंग यही होता है ना? उनको रंग दिख रहा है। जी जी, दोनों कान जो ना एक ही तरफ लगाऊंगा, यही तभी जाऊंगा वापस। मजदूर हैं ये। बहुत अच्छा, शुक्रिया। वहां करो, वहां मजदूर, वहां करो, वहां। अरे ना, अरे मैं वापस नहीं आऊंगा, बस तर बता दिया। वहां जाओ, खड़ो। हिमांशु जी, हिमांशु जी से मैं बात मुखातिब होना चाहता हूं। मैं आया, ब्रेक के बाद आया और सही समय पे आया हूं। गला खराब हो जाएगा। हिमांशु जी, जगदलपुर की जनता, मां दंतेश्वरी का प्रांगण सामने दिख रहा है। सवाल तो बहुत सारे बनते होंगे, और जो आपको लगता होगा कि ये मौलिक सवाल है, साहित्यकार अपनी दृष्टि से देखता है, ये सवाल है जिसको तो किसी ने नहीं पूछा, ये पूछते तो अच्छा होता। प्रतीक जी आए थे तो ये सवाल रखा जाना चाहिए था। प्रतीक जी, सबसे पहले तो ये कि आप वादे के पक्के हैं। आपने मुझसे, हम सबसे वादा किया था आएंगे, आप आए। एक लाइन थोड़ी सी व्यंग्य में कह दूं कि काश कि सारे नेता भी वैसे ही पक्के वादे के होते, तो फिर क्या बात थी। दूसरी बात, आपने कबीर से कार्यक्रम शुरू किया। हाँ। जन कवि कबीर, हाँ। बंकिम चंद्र, राष्ट्रगीत, इस तरह का माहौल, ये जो राजनीति का जो ताना बाना है ना, जिससे चदरिया झीनी नहीं बनती, बहुत क्लिष्ट बन जाती है। समझ भी नहीं आते कौन से रंग है, कौन सा रंग चढ़ेगा, कौन सा रंग नहीं चढ़ेगा। अभी भी वो हालत है। मैं, आपने जो बात कही वो मैं ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। बस्तर और जगदलपुर, बस के जहाँ लोग तर जाते हैं वो तो बस्तर है, हम सब कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, मुझे लगता है वो है जल, जंगल और ज़मीन। यही सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तर, पूरे बस्तर के लिए। जगदलपुर भी उसमें समाहित है। जल इसलिए कि जल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हम जोरा नाला और इंद्रावती के संकट से अभी भी इंद्रावती को तड़पता हुआ देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। जंगल अपने आप में पूरी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसको हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। आज एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन जोन यहाँ पर है। ये बहुत कुछ संरक्षित होना चाहिए। और साथ में डेवलपमेंट की बात तो है ही है, विकास की। तीसरा जो मुद्दा है ज़मीन, ज़मीन यानी ये भूगर्भ, जिसमें न जाने कितने खनिज संपदा है। यहाँ पर आयरन ओर है, हर तरह की संपदा, हम उसे बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन उसका विदोहन की भी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सब कुछ लुट जाए और बस्तरिया वैसा ही वैसा थोड़ा सा आगे बढ़कर रह जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही हिमांशु जी। कहां से आना हुआ? जगदलपुर से। बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हर शाम आपकी आवाज से गूंज जाता है हमारा घर। आ गए, अंदर आइए, अंदर, यहाँ पास आइए, मेरे पास यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? लेकिन मेरे प्रोग्राम की जो सबसे अच्छा श्रोता या कहें अच्छा
देखने वाला वो यही है, जिसको नींद आ जाए शो में। मुझे अक्सर होता कि नींद आ जाए तो समझिए उससे बड़ा कोई श्रोता हो ही नहीं सकता। आगे यहाँ आइए जी। हाँ तो सो गई, बस इससे अच्छा बड़े समाधि है जी। क्या नाम है? सर शिफा दास। शिफा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो क्या कर रही हैं आप? सर बाय प्रोफेशनली आई एम अ नर्स। हाँ, मतलब मेरे मन में एक सवाल है, तो तुम अंदर आओ, अंदर आके सवाल पूछो। और देश की कोई होनहार नर्स जो है, पहले तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। कोरोना के समय में आप कहाँ थी? सर कोरोना के टाइम में मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, पर उस टाइम पे भी हमारा ड्यूटी हॉस्पिटल्स में लगाया गया था। प्लीज ताली बजाइए इनके लिए। देश ने, पूरी दुनिया ने वो संकट देखा है, और मैं जानना चाहता हूँ कुछ क्या कहना था, सवाल क्या था आपका? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सवाल करना चाहूँगी बीजेपी से। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि पर्टिकुलर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके वहाँ पे बाकायदा नाम लेके ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से ना ही हम कोई लेन देन करेंगे फॉर बिजनेस, है ना। पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम इस कम्युनिटी के से जो लोग भी बिलोंग करते हैं उनसे ना सामान लेंगे ना सामान देंगे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से, जो कि यहाँ पे चुपचाप बैठे रहना, हिलना नहीं, चुपचाप सवाल होने दो, नहीं तो मैं गायब मैं भी कर दूंगा सबको। वाह ना करो, नहीं पे ऊपर वाले की कसम, पिताजी जी आएंगे तुम्हारे फिर। शिवा सवाल। हाँ जी सर, तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगी कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इनके पार्टी की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी आया था कि ये जो ऑर्गेनाइज उन्होंने जो इवेंट किया था उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वहाँ ये तो जगदलपुर में हुआ था। हम सारे लोग अभी इस वक्त YouTube में देख सकते वो वीडियो। अब सर ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं है, मतलब बीजेपी ने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन उसमें जितने सारे लोग हैं उसमें जितने लोगों को मैंने पहचाना वो तो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अभी भी YouTube में वीडियो मौजूद। क्या नाम बताया आपने अपना? शिफा दास। शिफा का सवाल ये है कि ये हिंदू मुसलमान की जो खाई है ये क्यों बनती है, ये खाई क्यों बनाई जाती है, ये क्यों कहा जाता है कि फलां जगह से ये खरीदिए ना खरीदिए, ये आखिर क्यों? ये सवाल इनका है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पूरे देश में और तमाम पत्रकारों के सामने भी ये सवाल है, पत्रकारों के सामने भी बड़ा सवाल है ये कि आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि भाई इनसे सामान लो, इनसे सौदा खरीदो, अरे इसमें भी कुछ होता। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं, खूब अच्छा काम हो आपका और खूब बढ़िया चीजें चमके। और बात और कहनी है? यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, मैं एक बार कहना चाहती हूँ, भारत की ताकत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आज आप लोग इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं, लेकिन एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, भारत की ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको आप कभी मत भूलिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल, वेरी क्विक। मैं बिल्कुल बीजेपी वाले इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं आपके पास भी आऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए शिफा जी का धन्यवाद, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन राइज किया, क्योंकि इसका उत्तर बहुत दिन से वांटेड था। भाई देखिए, अगर जी इसका उत्तर बहुत दिन से र्यूमर फैलाया जाता है, पूरा वीडियो देखा नहीं जाता। वास्तव में जिस प्रकार से यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, और जिस प्रकार से रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, जिहादियों का काम यहाँ पे चल रहा है, जिहादियों के खिलाफ, धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का शपथ लिया गया था, वो पूरा वीडियो देखते नहीं है और इस प्रकार का अनर्गल भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। यही कांग्रेसी पूरे बस्तर में भयंकर बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। जब वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है तो सुकमा के इनके एसपी सुनील शर्मा सुकमा के एसपी हैं, वो सरकार को पत्र लिखते हैं। जी आगे देखिए, आराम से सरकार ने
बस्तर के आदिवासियों के संस्कृति को संरक्षण करने के लिए देवगुड़ियों को उन्नयन किया। उल्टा इनके 15 साल के राज में, रमन सिंह के राज में धर्मांतरण हुआ, कांग्रेस के राज में एक भी धर्मांतरण हुआ है तो बताएं। ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलना इनकी नीतियां नियतियां। सुनिए, हमारी सरकार ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज जगदलपुर को दे सकते हैं। दलपत सागर, गिदम रोड, धर्मपुरा रोड, खेल मैदानों को उन्नयन किसके सरकार में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। जी मैं आया, वक्त मुझे मालूम है थोड़ा सा कम होता जा रहा है मेरे पास। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा जी क्या करती हैं आप? एडॉप्शन सोशल वर्कर। अंदर आइए, अंदर आइए, यहाँ आइए, इधर से आइए, इधर। बहुत अच्छा, आइए आइए। तो एडॉप्शन में क्या किस तरह की पॉलिसी है भाई? देखिए मैं आ रहा हूँ जी। सर पूरा एडॉप्शन का प्रक्रिया हमारे यहाँ से होता है महिला बाल विकास के अंडर में। महिला बाल विकास के अंडर में जी। एनजीओ हमारा सेवा भारती मातृ छाया। अच्छा, आपका एनजीओ है सेवा भारती, उसमें एडॉप्शन के लिए कर रहे हैं। तो साल भर में कितने केसेस होते होंगे एडॉप्शन के? सर 10+ हो जाते हैं। 10+ हो जाते हैं एडॉप्शन। यहाँ ज्यादा जागरूक नहीं है लोग एडॉप्शन को लेकर, और ज्यादा मतलब पता नहीं है लोगों को। तो अंदर आइए ना, ये इतना बढ़िया मुद्दा है, फिर कब मिलेगा मौका? क्यों साहब, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। अगर जागरूकता बढ़ेगी तो एडॉप्शन के मामले में बात होगी। आपको लग रहा होगा ये चुनाव पे तो बात कर ही नहीं रहे साहब। मेरा प्रोग्राम चुनाव पे है भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी। प्रोग्राम मैं चुनाव पे करता ही नहीं हूं। चुनाव पे तो बात यूं ही करता हूं, वो हाथी के दांत है मेरे, वो सिर्फ फंसाने के लिए। आपको बात मैं कुछ और करता हूं। समाज के वो तमाम सारे रंग ढंग ताने बाने वो बहुत जरूरी हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। एडॉप्शन के बारे में लोग जानते नहीं, बहुत कम सोचते हैं कि बहुत जटिल है एडॉप्शन। वैसे एडॉप्शन है भी जटिल, लेकिन कहते हैं कि अब थोड़ा आसान हुआ है। सर आसान तो नहीं हुआ है, लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं बच्चे मिलने में। अभी भी अगर लीगली प्रोसेस से लेंगे तो इतना टाइम लगता ही है। तो ये टाइम देखकर कई लोग अपना स्टेप बैक कर लेते हैं कि कैसे बच्चे को एडॉप्ट करा जाए, कैसे हो प्रचार, कैसे हो एक मिनट कैसे प्रचार हो, कैसे प्रसार हो, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। गोद लेने की प्रक्रिया कितने आसानी से हो, इसके लिए मैंने आपको बुलाया। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? जगदलपुर सदर। जगदलपुर से। क्या नाम है साहब? निर्मल सिंह राजपूत। निर्मल सिंह जी क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड बैंक अफसर हूँ। तो बढ़िया आराम से जिंदगी गुजर रही है। पेंशन नो टेंशन। बस आखिरी सवाल है और सारे पूरा सर्कल घूम के मैं आ जाऊंगा वापस। बिल्कुल एकदम अंतिम प्रोग्राम के इस पर हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या होने वाला है 24 में, सॉरी 24 में, उससे पहले अभी 23 में चुनाव के संबंध में। और काहे के लिए? और कौन मेरे घर में शादी है? जी बोले चुनाव में बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस एक गलतफहमी निकाल दे कि वो जीत रहे हैं। लगातार 3 साल पिछले बार जब 2018 में ये जीते थे तो वो इनकम्बेंसी में जीते थे, न कि घोषणा पत्र पे। अब ये जी यहाँ देखिए कितने लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये प्रत्याशी जीत नहीं रहा तो यहाँ के मजे ले रहे। किरण देव तो हवा में है। अच्छा, तो नेता हैं आप?